को समझना है आपको। और इस बात को रोक के लिए खास करके ओबीसी महासभा को ये डंके के चोट में आवाज उठानी चाहिए। 12 विधायकों को और हमारे सांसदों को बात रखना चाहिए कि ऐसा कानून यहाँ पारित करें। यदि आज पारित नहीं करते तो आप लिख लीजिए, ये नगर नार यदि कहीं निजीकरण हुआ तो आने वाले समय में यहाँ के जितने भी मूल निवासी होंगे, आप अपना जंगल खोजेंगे, जंगल ये आसपास दिखेंगे नहीं। सब यूपी बिहारी और जो दूसरे प्रदेश के लोग होंगे वही यहाँ पे सामने उनको दुकान मिलेगा, वही उनका रोजगार धंधा चलेगा। मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? इस बात के लिए इस समन्वय मंच के तरफ से, एसटी एससी ओबीसी महासंघ के तरफ से बिल्कुल आवाज जानी चाहिए। मैं एक दूसरी बात और कहना चाहता हूं, क्योंकि सभी मंचासीन अतिथियों ने, जो भी वक्तागण थे, सबने कहा कि स्थानीय भर्ती का मतलब आदिवासी नहीं होता। और मैं भी कहता हूं इस मंच से, और ये सबको जानने के बाद जाना चाहिए, इस मंच को छोड़ना चाहिए, कि स्थानीय भर्ती मतलब आदिवासी नहीं। स्थानीय भर्ती मतलब वहां का रोस्टर होता है, जिला रोस्टर लागू होता है। मैं एक उदाहरण देता हूं। कितने लोग हैं सुकमा से? हाथ खड़े करें। सुकमा में आपकी बहुलता 84% आदिवासी लोग हैं। कितना प्रतिशत? 84%। उनकी जनसंख्या ही है 100 में से 84 लोग हैं आदिवासी। और बाकी जो बचे उसमें से एससी केवल 1-2% होंगे, 4% लगभग ओबीसी के होंगे, बाकी जो सामान्य है। इनको आप देखते हैं। इस स्थानीय रोस्टर का मतलब ये हो रहा है, हम स्थानीय भर्ती इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वहां पे जिला कैडर के और संभाग कैडर का जो रोस्टर है वो वहां लागू हो। आप यदि को बीजापुर जाएंगे तो 78% है, यदि आप कांकेर जाएंगे तो 56% है। इसका मतलब ओबीसी जहां जहां है 14% ऑलरेडी उनके लिए रिजर्व है। तो जब स्थानीय भर्ती की बात करेंगे तो उस अनुपात में वहां भर्ती होगी। और इस बात को ओबीसी महासंघ को भी, एसटी महासंघ को भी और एससी को भी यहाँ पे प्रमुखता से रखना चाहिए। स्थानीय भर्ती इसका मतलब नहीं केवल आदिवासी लोग हैं, क्योंकि ये सुनने में बहुत हमको गंदा लगा उस समय जब हम कोर्ट जा रहे थे, और जब हाईकोर्ट बिलासपुर ने, माननीय हाईकोर्ट बिलासपुर का जब ये आदेश आया कि स्थानीय भर्ती संवैधानिक रूप से गलत है, राज्यपाल को यह पावर नहीं है कि वो स्थानीय लेवल पे किसी को रिजर्वेशन दे। मैं आपको बताना चाहता हूं 2012 में छत्तीसगढ़ सरकार ने एक व्यवस्था बनाया। उस समय आपको याद होगा हम लोग जगदलपुर से एक पदयात्रा निकाल के गए थे 2014-15 के आसपास में, और हमने कहा कि ये आउटसोर्सिंग नहीं चलेगा। 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों में आउटसोर्सिंग बंद करना पड़ेगा। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है? आपको कहते हैं कि आप यहाँ पढ़े लिखे नहीं हो, आप उस काबिल नहीं हो, हम बाहर से लाएंगे और नौकरी में रखेंगे। हमने कहा ये आउटसोर्सिंग नहीं चलेगा। 2012 में छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा कि ठीक है, हम आउटसोर्सिंग कहीं से नहीं करेंगे, हम लोकल लेवल में व्यवस्था बनाते हैं और वहीं के लोग ही भर्ती होंगे। और यदि जिले का नहीं मिला तो कम से कम संभाग के लोग मिलेंगे, और यदि संभाग में भी नहीं हुआ तो कम से कम राज्य के। ये मांग आदिवासी समाज का पहले से था, ये मांग ओबीसी महासंघ का पहले से था, और मुझे लगता है कि ये एक बड़ा मंच है। आज एक ऐतिहासिक जनसैलाब यहाँ आकर के इस डिमांड को प्रमुखता से किया है। मैं माननीय विधायक महोदय को चाहूंगा कि यह जो इस मंच का आवाज है वो विधानसभा तक नहीं मिलता तो ये कहा जाता है सरकार के साथ बैठ के कि भाई इसमें आप शिथिलीकरण ला दीजिए, इस कानून को थोड़ा ऊपर नीचे कर दीजिए, ये प्रावधान कठोर है, इस कठोर प्रावधान को आप थोड़ा नरम कर दीजिए। और वो नरम करने के कारण ये स्टील प्लांट यहाँ खुला, और वो नरम इसलिए किया गया क्योंकि वो आपके एरिया में, क्योंकि ये पूरे यदि दिल्ली में देखा जाए तो दिल्ली में बस्तर सबसे ज्यादा पिछड़ा माना जाता था मध्य प्रदेश के जमाने में, और मैं 90 की बात कर रहा हूं। इसलिए सबसे पिछड़े क्षेत्र में आपको उद्योग भी चाहिए, धंधा भी चाहिए, रोजगार भी चाहिए, शिक्षा भी चाहिए, और स्वास्थ्य की सुविधा भी चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। लेकिन सरकार ने इसी का फायदा उठाया। उन्होंने कहा ना मैं नगर नार खोल रहा हूं और नगर नार खोल के हम ये सुविधाएं आपको देंगे। कहाँ गया आपका मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल? बना क्या? घोषणा तो है, लेकिन यदि आपको लगता है ये किसी निजी हाथ में चला जाएगा तो ये आपको कोई फायदा पहुंचाएगा? मैं एक उदाहरण देता हूं। कितने लोग बस में चढ़ते हैं? बस की यात्रा कितने लोग करते हैं? हाथ खड़े करें। बस में चढ़ते हैं ना? चढ़ते हैं। सरकारी बस है? नहीं। सरकारी बस है? नहीं है। सरकार यही तो बोल रही है आपसे, सरकार यही बोल रही है आपसे जमीन लेकर के कि जमीन आप हमको दे दो, हम इसको निजी हाथ में देंगे।
सारे ट्रेवल एजेंसी क्या करते हैं, यहाँ बैठे होंगे तो मुझे गलत मत समझिएगा, मैं वास्तविकता से वाकिफ हूं, मैं कई ट्रेवल्स एजेंसियों पे एफआईआर किया हुआ, इसलिए मुझे पता है कैसे चलता है निजीकरण का माजरा क्या रहता है। आप सारे व्यवस्थाओं को आप निजीकरण कर दीजिए। केंद्र सरकार को हमारा इस मंच से सीधा सीधा चेतावनी है इस बात को लेकर के कि आप बाकी जगहों में आप भले निजीकरण करें, आप सार्वजनिक उपक्रम की कंपनियों को भले बेचें, आप उसके शेयर को दूसरे को निजी हाथ में ले लें, लेकिन ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है और ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र होने के कारण यहाँ की जनता, यहाँ की जो आवाज होगी उसको केंद्र सरकार और राज्य सरकार को भी मानना ही पड़ेगा। इस बात को आप सबको गांठ बांध लेना चाहिए। और ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र, चूंकि यहाँ दोनों ही समाज बैठे हैं, ओबीसी समाज के हमारे सियाल लोग बैठे हैं, आपके आदिवासी समाज के सारे लोग बैठे हैं, आप इस बात को बिल्कुल गांठ बांध लीजिए कि ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र होने के कारण आपके अधिकारों को संरक्षित करता है। और संरक्षित इसलिए भी करता है क्योंकि उन्हीं जगहों को शेड्यूल्ड एरिया माना गया है। इस देश में 10 राज्य है, उस 10 राज्यों में से सबसे बड़ा राज्य, यदि मैं बोलूंगा 10 राज्यों में से सबसे बड़ा राज्य यदि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र को लेकर के है वो तो छत्तीसगढ़ है। आपको एक मैं भौगोलिक गणित बताता हूं, आपको इस मन से जानना चाहिए। आपको पूरे छत्तीसगढ़ का लगभग 65% एरिया, कितना परसेंट? 65% हिस्सा लगभग। एक्चुअल में नोटिफिकेशन 61% है, लेकिन नियरेस्ट वाला जो एरिया है उसको सबको लेंगे तो इस पूरे छत्तीसगढ़ का 65% हिस्सा 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत अधिसूचित है राष्ट्रपति के द्वारा। कितना प्रतिशत? 65% हिस्सा अधिसूचित है। और इसका ये गारंटी देता है राज्य सरकार और केंद्र सरकार को, ये गारंटी देना चाहिए कि 65% एरिया के लिए वो कटिबद्ध है, उनकी ये जिम्मेवारी है। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि भारत के संविधान के 275(1) में जो संचित निधि आता है, जिसको आप परियोजना मत बोलते हैं और उप योजना के नाम से वो आता है, वह पैसा केवल 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों के लिए आता है। और 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों के लिए केवल एक जाति विशेष के लिए नहीं होता, एक समुदाय विशेष के लिए नहीं होता। यदि उस जगह में रोड बनता है तो रोड में सब लोग चलते हैं, यदि उस जगह पे हॉस्पिटल बनता है तो उस हॉस्पिटल में सबका इलाज होता है, उस जगह पे यदि स्कूल बनता है तो स्कूल में सारे लोग पढ़ते हैं। इस बात को सारे, क्योंकि सामूहिक यहाँ सभा है, समन्वय सभा है, समन्वित रूप से यह सभा है, इसलिए मैं इस उद्गार को बोल रहा हूं। दूसरा जो हमारा मुद्दा है, एक है कि एनएमडीसी मुख्यालय यहाँ होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये आवाज दिल्ली तक जानी चाहिए। जब तक दिल्ली तक ये आवाज नहीं जाएगी आपको दोबारा यहाँ आना पड़ेगा। आज 30,000 है, आने वाले समय में आपको 60,000 आना पड़ेगा। आएंगे कि नहीं आएंगे? मैं इसको इस बात के लिए कह रहा हूँ कि जब मध्य प्रदेश था तब मध्य प्रदेश में जगदलपुर में एयरपोर्ट की सुविधा नहीं थी, रायपुर राजधानी नहीं था, मध्य प्रदेश था, भोपाल में होता था। एनएमडीसी चूंकि सार्वजनिक उपक्रम की कंपनी केंद्र सरकार की है और उनको, उनके अधिकारियों को आने जाने के लिए आपको एयरपोर्ट की सुविधा देना है, तो सबसे नजदीक कहां हुआ? हैदराबाद। मध्य प्रदेश की जमाना की बात कर रहा हूं, हैदराबाद। तो एनएमडीसी का कार्यालय कहां खोल दिए? हैदराबाद। तब तक तो चलते रहा, चलो मध्य प्रदेश था। छत्तीसगढ़ बना, नया राजधानी बना रायपुर में आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, आ रहे हैं सब लोग, जा रहे हैं। जगदलपुर में एयर